हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुझे हमेशा यहाँ सेटल होना था और जब मेरी कहानी शुरू हुई मुझे यहाँ होना चाहिए था। हॉल सेट ना पूरी दीदी? हाँ, लास्ट मिनट बस थोड़ा कुछ बचा है। बोलो क्या करना है? ये बैग वे कर देना और इसके बाद ये वाला बैग देती हूँ, इसको वे करके दिखा। गौतम, मम्मी का बुखार उतरा क्या? नहीं, थोड़ा बहुत है। मम्मी का ये इस वक्त बीमार पड़ना मुझे इतना गिल्टी फील करवा रहा है ना कि मैं क्या कहूँ। हे भगवान। मम्मी, मैं अपनी टिकट पोस्टपोन कर रही हूँ, मैं नहीं जा पाऊंगी। ये क्या बोल रहे हैं नुपुर? वहां लंदन में तेरा करियर है, बुखार तो 2 दिन में उतर जाएगा। पर मम्मी, बेटा तू चिंता मत कर, यहाँ तेरे पापा हैं, गौतम है, चिंता मत कर, खुशी खुशी जा, जल्दी ठीक हो जाऊंगी। अरे दीदी तू टेंशन मत ले, मम्मी का बुखार ना 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। देखो नुपुर बेटा, तुम एक नए देश में, एक नई दुनिया में अपनी ज़िंदगी की आगे को सफ़र को शुरू करने जा रही हो। तो यहाँ के सारे प्रेशर्स को, सारी चिंताओं को किनारे कर दो और फ्रेश माइंड से जाओ। मेहनत जरूर करना, लेकिन तबीयत संभालते हुए। बिल्कुल मम्मी, मैं अपना ध्यान रखूंगी, लेकिन जैसे ही मैं लंदन लैंड करूंगी मुझे पहले ही फोन में सुनाई देना चाहिए कि आपका बुखार उतर गया है और आप बिल्कुल ठीक हो। प्रॉमिस? प्रॉमिस। पापा। अच्छा सुन, मुंबई लैंड होते ही मैसेज, लंदन की फ्लाइट बोर्ड होने से पहले मैसेज। फ्लाइट के दौरान नहीं? वेरी फनी, बट करना जरूर, ओके? ऑफ कोर्स गौतम। और सुन बेटा सुन, वो लंदन पहुँचते ही सबसे पहले नया सिम कार्ड खरीदना और तुरंत हमें फ़ोन करना। पापा प्लीज आप टेंशन मत लो, पहुंचते ही नया सिम खरीदूंगी, वरना किसी पब्लिक बूथ से कॉल कर लूंगी। अब चलूं मैं? बाय। ये कहानी तब शुरू होती है जब मैं रांची से लंदन के लिए रवाना हुई, मेरे ड्रीम जॉब के लिए। ये जॉब मुझे मेरे फ्रेंड रजत ने दिलवाया था। आप उसे मेरा बॉयफ्रेंड भी कह सकते हैं। हे नुपुर, अपना इनबॉक्स चेक करो, अभी तक तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर आ चुका होगा। रजत, आई कांट बिलीव यार, ये सच में हो गया। यही तो है लाइफ का मजा। कई चीजें जब होती हैं एकदम अनबिलीवेबल लगती हैं, पर आपको पता होता है कि बॉस इट्स हैपनिंग, तो अपने आप यकीन आ जाता है। ये कहानी शुरू तो मेरे साथ होती है, पर दरअसल ये कहानी रजत की है। मेरी कहानी आपको रजत के बारे में बताएगी और इन रिटर्न रजत आपको जो कहानी सुनाएगा वो मेरी हकीकत होगी। गौतम, जी पापा। नुपुर लंदन पहुँची क्या? पता नहीं पापा, फ़ोन तो उठा नहीं रही है। 25 जुलाई को जब उससे बात हुई तो उसने कहा कि सारी फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी है और 27 को लंदन का फ़्लाइट लेने वाली थी। यहाँ मुंबई के ऑफिस में सारा पेपर वर्क डन है,
अब कल का एक दिन फ्री है तो मैं और रजत थोड़ा मुंबई एक्सप्लोर करेंगे, फिर परसों 27 को लंदन की फ्लाइट। हाँ हाँ मेरे भाई, पहुंचते ही फोन करूंगी। अरे लेकिन लंदन पहुंचने के बाद फोन क्यों नहीं किया नूपुर ने? पता नहीं मम्मी। बिजी होगी, नया जॉब, नया शहर, अलग मौसम। फोन ट्राई कर उसका। लो 100 साल जिएगी दीदी, उसी का मैसेज है। अच्छा दिखा। ऐसा लग रहा है हेवन में हूँ। इतना सुंदर है लंदन, सब कुछ कितना क्लीन, और रजत एब्सोल्युटली स्वीटहार्ट है। अब फोन लगा उसका। पापा मैसेज तो यहाँ के नंबर से आया था, मेरा फोन नहीं उठा रही। फिर से फोन कर, उसे बोल लंदन का नंबर भेज दे। भुलक्कड़ है हमारी लड़की। रिंग जा रही है, मतलब यहाँ का नंबर वहाँ एक्टिव है। मैं एक काम करता हूँ, मैं उसको मैसेज कर देता हूँ। मैं निकलता हूँ, ओके बाय। काम में इतनी उलझ गई होगी कि नया नंबर अभी तक लिया ही नहीं होगा। और मालूम भी तो होना चाहिए ना वहाँ नंबर कैसे खरीदते हैं। शुक्र है रजत है उसके साथ वहाँ, उसे तो सब कुछ पता होगा ना कैसे करते हैं। बिग बेन तो तुम पहचानते ही हो, और उसका नेक्स्ट पिक थेम्स रिवर का है, और वो हमारे पीछे जो है वो है लंदन आए। लाइफ कितनी डिफरेंट है यहाँ, कितनी बेटर है। मैं बता नहीं सकती कि मैं मेरी जॉब और यहाँ की लाइफ कितनी एंजॉय कर रही हूँ। मतलब मैं तो वापस कभी लौटूं ही नहीं, बस आप लोग यहाँ होते तो। मम्मी पापा, वो नया नंबर लेने का टाइम ही नहीं मिला। सब ठीक है, बहुत टायरिंग और लंबा डे था। रजत ने आज इतना बढ़िया इटालियन खाना बनाया, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि वो कितना अच्छा कुक है। यहाँ अच्छे वर्कर की काफ़ी रिस्पेक्ट है, अच्छे काम की कदर है। ये मैटर ही नहीं करता कि आप कौन से कंट्री से हो, क्या स्किन कलर है, मेल फीमेल, नथिंग। ये हमारी नूपुर है? ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? हमारी नूपुर ऐसी तो कभी ना थी, है ना गौतम? समझ में ही नहीं आ रहा पापा। मुझे चैट एप्लीकेशन पे ऐसे मैसेजेस करती है, फ्रेंड स्क्वायर पे अपना स्टेटस अपडेट करती रहती है, लेकिन जब भी उस नंबर पे कॉल करो उठाती नहीं है। इंग्लैंड है इंग्लैंड, नौकर चाकर कोई नहीं, सब खुद करना पड़ता है। सेटल होने में टाइम लगता है। उसे यहाँ से गए लगभग 1 महीना हो गया कल्पना, एक फोन तक नहीं किया उसने, और ना ही हमारा फोन उठाती है। पापा मैं मम्मी को टेंशन नहीं देना चाहता, इसलिए उनके सामने और कुछ नहीं बोला। लेकिन हम उसे ये भी नहीं बताएं कि हम क्या सोच रहे हैं। वो घबरा जाएगी और टेंशन बढ़ेगा उनका। पर गौतम, जो मुझे लग रहा है वो तुम्हें भी लग रहा है ना? हाँ पापा, खुश तो बहुत ही अजीब है। पिछले 1 महीने में एक बार भी नुपुर दीदी ने ना हमसे बात की है ना हमारे फोन उठाए, और ये क्या मैसेजेस भेजे हैं? सिर्फ अपने बारे में ही बोले जा रही है, लंदन ऐसा है लंदन वैसा है। एक बार भी ना मम्मी की तबीयत के बारे में पूछा ना आपके बारे में। जो उसका पहले मैसेज आया था ना, तभी मुझे अजीब सा लगा था। अरे गौतम, तेरी नुपुर दी इतने साल तक कोलकाता में पढ़ाई के लिए रही, हर दिन फोन करती, सबसे पहले तेरी मम्मी और मेरी तबीयत के बारे में पूछती। तो क्या अब्रॉड जाकर नुपुर दीदी ओवरनाइट इतनी चेंज हो गई? क्या मतलब? वो हम तीनों को भूल गई? क्या पता पापा, वो हमें अपना लंदन का नंबर क्यों नहीं भेज रही? इस रजत को फोन करते हैं, उसका नंबर है। नुपुर दीदी ने मुझे कभी रजत का नंबर दिया ही नहीं। अब इस रजत तक कैसे पहुंचा जाए? फ्रेंड स्क्वायर पे शायद रजत का अकाउंट होगा। हाय रजत, दिस इज गौतम, नुपुर का ब्रदर। तुम दोनों के लंदन के पिक्स बड़े कूल हैं, लुकिंग ग्रेट। रजत, क्या तुम मेरी नुपुर दी को हमें फ़ोन करने को कह सकते हो? एक्चुअली लगभग 1 महीना हो गया है उसे लंदन गए हुए, और अभी तक हमने आवाज़ ही नहीं सुनी उसकी। काइंड ऑफ वरीड।
होप यू अंडरस्टैंड. थैंक्स अ लॉट. हे, सो गुड टू हियर फ्रॉम यू गौतम. यू नो, नुपुर तो यहाँ फुल ऑन एंजॉय कर रही है. लंदन की लाइफ में ऐसे अडप्ट हो गई है जैसे फिश टू वाटर. बाय द वे, कल ही मैंने नुपुर को डांट दिया ये कहते हुए कि तुम इतनी इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो यार. मैंने उसे उसके ऑफिस से पिक किया और कहा सीधे मोबाइल शॉप जाते हैं और एक लोकल नंबर लेते हैं तुम्हारे लिए. या बोली और फिर काम पर लग गई. तुम्हारी बहन ऐसी वर्कहॉलिक है ब्रो, मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता. गौतम, आज तो मैं नुपुर को अपने सामने खड़ी करके तुम लोगों से बात करवाऊंगा. ओके? वैसे मैं तुम्हें बता नहीं सकता, वो इतनी सुपर बिजी और सुपर एफिशिएंट है ऑफिस में. ऑलरेडी उसकी प्रोबेशन कट शॉर्ट कर मैनेजमेंट में खींचने की बातें हो रही हैं. इजंट दैट सो कूल? पापा, मुझे नहीं लगता कि अब नुपुर दीदी को हमारी कोई ज़रूरत है. हुआ क्या है हमारी नुपुर को जो इतना बदल गई? ये विदेशी हवा पानी में इतनी ताकत होती है क्या? ताकत है या कमज़ोरी, जो भी है, पर पापा मुझे नहीं लगता कि अब हमें नुपुर दीदी के फ़ोन्स या मैसेजेस का वेट करना चाहिए. कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी नुपुर किसी सीक्रेट गवर्नमेंट मिशन पर काम कर रही है, जहाँ उनका ये रूल है कि फैमिली के साथ फ़ोन कन्वर्सेशन नहीं कर सकते? मैसेजेस कर सकती है तो बात क्यों नहीं कर सकती? इसमें कोई लॉजिक नहीं है. और अगर ऐसा कोई क्लॉज होता भी ना, तो सबसे पहले हमें इन्फॉर्म तो कर देती. नुपुर दीदी के अपॉइंटमेंट लेटर में ऐसा कोई क्लॉज था भी नहीं. मैंने और आपने, हम दोनों ने भी तो लेटर पढ़ा. तुम्हारी मम्मी से क्या कहें? मैं जानता हूँ वो सामने से नहीं दिखाती, लेकिन अंदर ही अंदर उसे चिंता दीमक की तरह खाई जा रही. सुनिए जी, मुझे अंदर से लग रहा है नुपुर खतरे में है. वो जो मैसेजेस भेज रही है ना, उसमें शायद कोई संदेशा है. शायद वो हमसे मदद मांग रही है. ए ना कल्पना ना, वो वहां लंदन में मस्ती भरी हाई फाई जिंदगी जी रही, वही बार बार दिखाती. ना उसने कभी हमारी तबीयत के बारे में पूछा, ना कुछ और. हमें उसे जाने ही नहीं देना चाहिए था. हम उसे रोकते तो नुपुर रुकती नहीं. अब्रॉड में जॉब करना तो उसका सपना था ना. उसकी कंपनी का क्या नाम है? वहां फोन कर सकते हैं ना? मैंने उसके अपॉइंटमेंट लेटर में देखा था, क्या नाम था कंपनी का, वो एरोनॉटिक्स. हाँ, जेडी एरोनॉटिक्स. उसके लेटर हेड पे वो फ़ोन नंबर भी था, एड्रेस भी था. अब कई बार फ़ोन किया, कई बार, लेकिन हर बार एक ही वॉइस मैसेज आता, लीव द मैसेज, लीव द मैसेज, लीव द मैसेज. रजत से पूछते हैं ना, गौतम से कहिए ना उसे मैसेज करे. रजत का नंबर भी कहाँ हमारे पास? नहीं है ना हमारे पास नंबर उसका. वो भी तो फ्रेंड्स के ऊपर बात करता है. गौतम ने मैसेज छोड़ा था कि फोन करो, ना कोई मैसेज आया, ना कोई फोन आया, नथिंग, कुछ नहीं. ब्लैक कॉफी, ब्लैक फॉरेस्ट केक, डार्क चॉकलेट, घने जंगल, काली रातें. काला जैसा कोई रंग नहीं है ना, लेकिन कोई चीज है जो ब्लैक को व्हाइट बना सकती है. मम्मी, पापा, जल्दी उठिए. क्या? देखिए, नुपुर दीदी का मैसेज. चश्मा. पहली बार ऐसा लग रहा है कि हमारी नुपुर दीदी ने मैसेज किया है. गौतम, मैं घर आ रही हूँ. बहुत बड़ी गलती की मैंने. मुझे पहले ही पता चल जाना चाहिए था. मैं वापस आ रही हूँ. बहुत मिस कर रही हूँ आप तीनों को. फोन लगा बेटा, फोन लगा, इसे फोन लगा. मैंने कहा था ना, नुपुर तकलीफ में है. पापा, मैं फोन पर फोन किए जा रहा हूँ उसके इंडिया वाले नंबर पर वो फोन उठा ही नहीं रही है. फिर से ट्राई करना. लगा. सेम.
एक काम कर, वो तू रजत के फ्रेंड स्क्वायर पर मैसेज भेज, चल फास्ट। रजत, नुपुर दीदी कैसी है? मुझे अभी अभी एक पैनिक भरा मैसेज आया उनका। प्लीज अपने फोन से बात कराओ हमारे नुपुर से। एक बार उससे बात करनी है मेरे पेरेंट्स को, मुझे भी। आई बेग यू प्लीज। आई एम सॉरी, मैं यहाँ से इस वक्त नहीं लौट सकती। यहाँ कुछ हुआ है, हॉरिबल, भयंकर हुआ है। वो एक्चुअली कल शाम को रजत जब उसके ऑफिस से लौट रहा था तब उस पर किसी ने अटैक कर दिया। रजत यहाँ आईसीयू में है। मैं उसे इस हालत में छोड़कर वापस कैसे आ सकती हूँ? मुझे लगता है कि कुछ सीरियसली बहुत गलत हो रहा है नुपुर दी के साथ। कैसे कांटेक्ट करें उसे? फोन तो उठा नहीं रही। अब कैसे पता चलेगा कि असली माजरा है क्या? सॉरी, आप सबको इतनी टेंशन में डाल दिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं बता नहीं सकती कि कितना। नहीं गौतम, आई एम रियली सॉरी। प्लीज समझने की कोशिश करो कि कुछ ऐसी बात है जो मैं तुम लोगों से इस वक्त शेयर नहीं कर सकती। लेकिन एक गुड न्यूज भी है। कल शाम को रजत मुझे ऑक्सफोर्ड ले गया। इतना ब्यूटीफुल है, मैं बता नहीं सकती। रजत और मुझे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बड़ा अच्छा लगता है। रजत कितना स्पोर्टिंग आदमी है और कितना सपोर्टिंग भी। अच्छा सुनो, मैं इतनी एक्साइटेड हूं, मैं बता नहीं सकती। रजत रांची आ रहा है। या होश उड़ गए ना? वेल, 14 नवंबर को वो रांची आएगा, आप लोगों से मिलेगा। आप लोगों को भी उससे प्यार हो जाएगा। हे गौतम, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ रजत, तुम कैसे हो? गुड, वेरी गुड। अरे प्रणाम अंकल, प्रणाम आंटी। आप लोगों से मिलकर मैं इतना खुश हूँ, बता नहीं सकता। हमारी नुपुर कैसी है? नुपुर बहुत एंजॉय कर रही है। रियली कमाल की लड़की है, वंडरफुल। नुपुर दीदी ने मैसेज किया था कि तुम पर कोई अटैक हुआ था। या लंदन में आजकल मगिंग के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मगिंग समझते हैं आप लोग ना? गन पॉइंट पर लूट लेते हैं ड्रग एडिक्ट्स। जरा सा भी 19-20 हुआ और बैंग बैंग बैंग। नुपुर पैनिक कर गई। एक्चुअली उसका नेचर ही कुछ ऐसा है शायद। रजत बेटा, ये नुपुर हमसे बात क्यों नहीं करती? क्या उसने एक बार भी बात नहीं की? एक बार भी नहीं रजत। 25 जुलाई को आखिरी बार बात हुई थी जब वो मुंबई में थी और कंपनी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रही थी तब। नॉट डन, नॉट डन। माना कि आप वर्कहोलिक हैं, करियर सब कुछ है, लेकिन करियर के ऊपर तो फैमिली होनी चाहिए ना। पेरेंट्स, ब्रदर। लाख बार समझाया मैंने इस लड़की को कि प्रायोरिटीज राइट होनी चाहिए। डैम इट, स्विच ऑफ है। 6 दिन से स्विच ऑफ है, तब से मैसेजेस भी बंद और फ्रेंड स्क्वायर पे भी कोई रिस्पांस नहीं है। डूड, मुझे बता रहे हो? कई बार तो क्या होता है कि वो घर आती है और एक वर्ड नहीं, सीधे अपने रूम में वर्क वर्क वर्क। फोकस होना तो कोई नुपुर से सीखे आंटी। तुम और वो मतलब एक साथ रहते हो? यस आंटी। आप लोग को बताया नहीं कभी नुपुर ने? गुड क्वेश्चन। लंदन का नंबर क्यों नहीं लिया? वेल, ऐसा नहीं है कि अफोर्ड नहीं कर सकती। सुपर पैकेज मिल रहा है टॉप की कंपनी से, और ये टॉप की कंपनी
गवर्नमेंट की डिफेंस प्रोडक्शन में पार्टनर है, सो एम्प्लॉयज़ को फ़ोन अलाउड नहीं है, स्पेशली इंटरनेशनल कॉल्स। और चैट मैसेजेस, सोशल मीडिया इंटरेक्शंस वो अलाउड है? डूड, उनके अपने लॉजिक्स हैं। मैंने उनके कंपनी के लैंडलाइन नंबर पे भी ट्राई किया था, पर वहाँ पर तो वो ऑटोमेटिक आंसरिंग मशीन जवाब देती है। मल्टी बिलियन पाउंड्स की कंपनी अंकल, वो भी गवर्नमेंट की, उनके अपने सिक्योरिटी रीजंस हैं। बेस्ट क्या होगा पता है अंकल? आंटी स्पून देंगे? आप लोग ही आ जाइए नुपुर से मिले लंदन, और गौतम तुम्हारी जॉब भी वहीं लगवा देंगे। अब्रॉड सेटल होने का मन है अपनी दीदी की तरह? हाँ, वाई नॉट। लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि जब नुपुर दीदी इंडिया वाले नंबर से चैट मैसेजेस भेजती है तो फिर वो फ़ोन क्यों नहीं उठाती? ये बात तुम्हें अपनी दीदी से पूछनी चाहिए। यू नो वॉट, हियर इज द डील। मैं जैसे ही लंदन जाऊंगा, सबसे पहले मैं अपने फ़ोन से तुम्हारे फ़ोन पे फ़ोन लगाऊंगा और मैं फ़ोन नुपुर के हाथ में दे दूंगा। इनफ इज इनफ। कोई अपने पेरेंट्स को ऐसे टॉर्चर कैसे कर सकता है? इससे भी बेटर क्या होगा पता है अंकल? मैं अपनी टिकट के साथ आप लोगों की टिकट भी करवा लेता हूं। भाई नुपुर दरवाजा खोलेगी, सामने आप लोग होंगे, सरप्राइज, टन टन। हम ऐसे कैसे? ऐसे वैसे कैसे कुछ नहीं होता अंकल। दुनिया श्रिंक होती जा रही है। आजकल लोग ब्रेकफास्ट करते हैं टोक्यो में, लंच करते हैं त्रिवेंद्रम में और डिनर करते हैं टोरंटो में। मैं कुछ सजेस्ट करने वाला हूँ। आप लोगों के इमिग्रेशन वीज़ास के लिए अप्लाई कर देता हूँ, आप लोग भी वहीं आ जाओ। यहाँ आने से पहले नुपुर मुझसे कह रही थी कि गौतम को तो मैं यूके सेटल करवा कर ही रहूँगी, बहुत केयर करती है तुम्हारी। यू नो, नुपुर का ये ड्रीम है कि आप लोग वहीं सेटल हो जाए, और इसके लिए आप दोनों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। वीज़ा, टिकट्स, घर सब कुछ मैं अरेंज करूँगा। क्यों करूँगा? गुड क्वेश्चन। क्योंकि नुपुर के पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स हैं। बेटा, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? स्कॉटलैंड, एडनबरा। नुपुर और मैं हर दूसरे वीकेंड पर उनसे मिलने जाते हैं। एक छोटा हॉलीडे भी हो जाता है हम दोनों के लिए। और मेरे पेरेंट्स को नुपुर बहुत पसंद है। मैं 5 सालों से यूके में जॉब कर रहा हूँ। मेरी पहली जॉब एडनबरा में ही थी, तब मैंने वहाँ अपने मॉम डैड को सेटल कर दिया। एक्चुअली ना, मैं अपने पेरेंट्स के बिना नहीं रह सकता फ्रैंकली। जैसे नुपुर की दुनिया आप दोनों हैं, वैसे ही मेरी दुनिया है मॉम एंड डैड। बेटा, वो तुम्हारे पेरेंट्स वहाँ पे करते क्या हैं? इंजॉय करते हैं, अपनी रिटायर लाइफ इंजॉय करते हैं, जैसे आप करेंगे। आई टेल यू, मेरे फादर चंद्रकांत वर्मा जोधपुर टूरिज्म डिपार्टमेंट से रिटायर हुए, और मेरी मॉम रागिनी वर्मा वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से रिटायर हुई। हम लोग जोधपुर के ही हैं। बेटा, तुम्हारे भाई बहन? कोई नहीं, मैं इकलौता हूँ, वन एंड ओनली सन। अच्छा बेटा, वो गौतम बता रहा था कि तुम्हारी और नुपुर की दोस्ती 4 साल पुरानी। दैट्स राइट अंकल। पहले हम लोग फ्रेंड्स बने और फिर बेस्ट फ्रेंड्स। शादी का कोई इरादा है? नहीं, तब तक नहीं जब तक कि आप और मेरे पेरेंट्स हमें अपनी ब्लेसिंग्स ना दें। अब मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा, बस नुपुर खुश रहे। नुपुर को खुश करने का ही तो प्लान ही है। 4 दिन आप लोगों के साथ इतना मजा आया, मैं बता नहीं सकता। हमें भी थोड़ा आराम मिला बेटा। नुपुर को लेके बहुत परेशान थे हम लोग। अब 21st को लैंड हो रहे हो, राइट? दैट्स राइट। तो 21st को ही हम नुपुर दी से बात करने की उम्मीद रख सकते हैं। रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो यार? फतवा जारी करो। मैं ये फतवा नुपुर को पढ़वाऊंगा और ज़बरदस्ती बैठाकर तुम्हारी बात करवाऊंगा उससे। चिल बहन, तुम्हारी बात नुपुर से हो जाएगी। हमारे पास तो मेरे दोनों नंबर है ना, मेरा यूके वाला नंबर और मेरा इंडिया का इंटरनेशनल रोमिंग नंबर। अगर मैं फ़ोन नहीं कर पाया तो तुम मुझे कॉल कर लेना। और हाँ, अपना रेज्यूमे मुझे मेल करना मत भूलना। मैं अपने कंपनी के HR से बात करूंगा तुम्हारे लिए। थोड़ा हल्का महसूस कर रहा हूँ मैं। अच्छा हुआ रजत मिलने आ गया। नुपुर अगर आ जाते तो बेस्ट होता। कोई नहीं, 21 को तो बात होगी ना। तो पापा, यूके सेटल होने के बारे में क्या ख्याल है आपका? बेटा, अगर तू भी वही सेटल हो जाएगा तो हम दोनों यहाँ क्या करेंगे? सुनिए जी, हम भी वहीं रहेंगे।
हाँ, एक बार पहले नुपुर से तो बात हो जाए। Please leave your message after the beep. Rajat, it's Gautam here. This is my third message, yaar. I really want to talk to Nupur Di. Please call back. रजत, ये चौथा मैसेज है। तुम्हारे दोनों नंबर पे कॉल कर रहा हूँ, पर तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो रजत? नुपुर से बात क्यों नहीं करा रहे हो? तुमने प्रॉमिस किया था और मैंने तुम्हें ईमेल भेजा, बाउंस बैक हुआ। हो क्या रहा है? पापा, अब तो सारी लिमिट्स क्रॉस हुई। 5 महीने हो गए, नुपुर दीदी ने एक बार भी हमसे बात नहीं की। अब तो दीदी का इंडिया वाला नंबर भी स्विच ऑफ है। और वो रजत, वो तो हमारे कॉल्स का जवाब ही नहीं दे रहा। ये नुपुर और रजत का फ्रेंड स्क्वायर भी बंद है क्या? बिल्कुल भी नहीं पापा, दोनों अपने अपने पेजेस पर काफी एक्टिव है। सिर्फ मेरे मैसेजेस को इग्नोर किए जा रहे हैं। पापा, अब तो कोई सीरियस एक्शन लेनी चाहिए। क्या एक्शन ले बेटा? कहते हुए बुरा महसूस हो रहा है, या तो हमारे सिक्का खोटा लग रहा है। बेटा तू रजत के फोन पे फिर से कॉल करके देखना, शायद बिजी रहा हो। और हम तो 24 घंटे खाली बैठे ना। मम्मी, बड़ी बहन है मेरी, आपकी इकलौती बेटी है, रजत होने वाला दामाद। इमीडिएट फैमिली के लिए 2 मिनट नहीं है आपके पास? कोई इतना भी बिजी नहीं होता मम्मी। पापा, अब सीरियसली कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हेलो रजत, रजत, मैं इतने दिनों से तुम्हारे दोनों नंबर पर कॉल किए जा रहा हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? Who is this? रजत, मैं गौतम बोल रहा हूँ। गौतम? Who? कौन गौतम? गौतम साहा, नुपुर का छोटा भाई। वो नुपुर? कौन नुपुर? नॉनसेंस इज दिस यार। रजत, मेरी बहन कहाँ है? तुम नशे में हो क्या? अबे साले, मैं नशे में हूँ कि नहीं हूँ ये पूछने वाला तू कौन होता है? देखो रजत, तुम लंदन पहुंचते ही नुपुर दीदी की हमसे बात करवाने वाले थे। मैं क्या नुपुर का सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ क्या? अबे तेल लगाने गई होगी। मिस्टर रजत वर्मा, वेयर इज माय सिस्टर? देहाती कुत्ते, तू क्या इंग्लिश बोल के मेरे को डरा रहा है क्या? मैं क्या तेरी बहन का नौकर हूँ? लंदन में है ना वो, लंदन फोन लगा। इधर जोधपुर में फोन क्यों लगा रहा है? देख, नशे की माँ बहन मत कर, नहीं तो फोन में घुस के ना तेरे दांत तेरे पेट में घुसेड़ दूंगा साला। हेलो रजत, The number you have called is currently switched off. ये आदमी फ्रॉड है। एक तो नशे में बात कर रहा था, ऊपर से गंदी गंदी गालियां दे रहा था। और तो और वो लंदन में है नहीं, यहाँ जोधपुर में। क्या? मतलब हमारी नुपुर लंदन में अकेली है? सुनिए, गुस्सा काबू में रखना, रजत के साथ झगड़ना नहीं। हमें बस नुपुर की सलामती चाहिए। अब नुपुर की सलामती के अलावा रखा क्या हमारी लाइफ? चलते हैं। सर, अभी रजत वर्मा की यूके और इंडिया के दोनों नंबर अनरीचेबल है। कोई एड्रेस? जी नहीं सर, लेकिन जब मेरी एक बार उससे बात हुई तो उसने कहा कि वो जोधपुर में है। हालांकि उसे होना चाहिए था लंदन में, मेरी सिस्टर के साथ। सर, इस रजत ने ही हमारी नुपुर को लंदन में जॉब पर लगवाया था। आपकी बहन ने कभी कोई इंडिकेशन दिया था कि वो किसी किस्म की तकलीफ में है? जी डायरेक्टली तो नहीं सर, लेकिन हमें लग रहा है कि वो ज़रूर किसी मुसीबत में है। सर, जब ये रजत वर्मा रांची हमारे घर पर आया था तब उसने बताया था कि उसके फादर चंद्रकांत वर्मा यहाँ के टूरिज्म डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं और उसकी मदर और मेरी मॉम रागिनी वर्मा वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से रिटायर हुई। ठीक है प्रणब जी, हम हमारी टीम में से एक ऑफिसर इस मैटर में डिप्यूट कर देते हैं। इस रजत वर्मा को ट्रेस करते हैं। तो रजत ने जो अपने पेरेंट्स की डिटेल्स दी थी, सही है? जी साहब जी, चंद्रकांत वर्मा 2010 में पर्यटन विभाग से रिटायर हुए, वॉलंटरी रिटायरमेंट। और उनकी मिसेज रागिनी वर्मा समाज कल्याण विभाग से रिटायर हुई 2011 में। रागिनी भवन 4, श्रद्धा कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड।
रजत वर्मा ने अपने फादर चंद्रकांत और मदर रागिनी के डिटेल सही दिए थे, वहीं से एड्रेस मिला। चलिए चल कर देखते हैं ये रजत वर्मा वहाँ है भी या नहीं। सर, घर चेक करने के बाद मैंने कुछ पड़ोसियों से बातचीत की। उनका भी कहना है कि एक अरसे से घर पर ताला लगा हुआ है। उन्होंने इस रजत को यहाँ देखा ही नहीं। गौतम, कहीं ऐसा तो नहीं जब तुमने रजत को फ़ोन किया था तब उसने नशे में कह दिया हो कि वो जोधपुर में है और तुम्हारी बहन लंदन में, तब शायद वो यहाँ था ही नहीं। सर ऑनेस्टली हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ है। हमारी चिंता बस मेरी बहन नुपुर को लेकर है। सर 5 महीने हो गए उसे लंदन गए हुए, अभी तक एक बार भी फ़ोन पर बात नहीं हुई है उससे, सिर्फ मैसेजेस। हमारी बेटी किसी मुसीबत में है। हमें शक है इस रजत का कोई हाथ है इसमें। बड़ा अजीब सा आदमी लगता है वो। आप ही सजेस्ट कीजिए रजत के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए हमें। ये तस्वीर आपने हमें दिखाई, डेट देखिए अपडेट की 3 दिसंबर, आप भी पढ़ सकते हैं। स्टेटस क्या कहता है? दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरी नुपुर से अलग नहीं कर सकती। हैशटैग एक जान है हम। अब जरा कमेंट सेक्शन पर गौर कीजिए। ये अनिल, शालिनी, मुकेश, ये जिन्होंने सारे कमेंट्स किए हैं, कौन है ये लोग? नुपुर के दोस्त हैं इनमें से कोई? सर नुपुर दी की एजुकेशन कोलकाता से हुई, लास्ट उसने MBA वहीं से किया था, तो सारे दोस्त उसके वही है। उनमें से कुछ दोस्तों को मैं जानता भी हूँ, उनसे बात भी की मैंने। उन्होंने भी फ्रेंड स्क्वायर पे नुपुर दी के पोस्ट देखे, लेकिन इनमें से कोई भी कमेंट उनके नहीं है सर। और हमारी तरह उन्होंने भी पिछले 5 महीने से नुपुर दी से कोई बात नहीं की है। सर हमारी बेटी ज़रूर किसी मुसीबत में है। सर आपकी बेटी के 5 महीने से मैसेज आ रहे हैं आपको, जिसमें लगभग एक ही बात सामने आ रही है कि वो लंदन में रजत के साथ खुश है। फ्रेंड स्क्वायर भी यही कहता है। तो फिर इस रजत के खिलाफ किडनैपिंग का केस कैसे ठोक सकता हूँ मैं? रजत ने हमसे झूठ बोला है सर। उसने कहा था कि वो 21 को लंदन जा रहा है और नुपुर दीदी से हमारी बात करवाएगा, लेकिन उसके बाद लगभग 10-12 दिन तक उसने मेरा एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया। और जब फाइनली उठाया तो वो नशे में था और बड़ी बदतमीजी से बात कर रहा था मुझसे। अब इसके लिए तो अरेस्ट नहीं कर सकते ना उसे। और रही बात झूठ बोलने की, तो वो कह सकता है कि लंदन गया नहीं, काम आ गया, रुक गया। और चलो हमने उसे ट्रेस कर भी लिया, तो चार्जेस क्या लगाएंगे? आपकी बेटी बालिग है, लंदन जॉब पर गई अपनी मर्जी से। रजत अगर यहाँ है तो भी केस नहीं बनता सर जी। अभी तक नहीं मम्मी, हम रोज इस रजत के घर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन घर लॉक है। फोन ट्राई किया? हर घंटे में एक बार फ़ोन डायल कर रहा हूँ मम्मी। कभी कभार रजत के इंडिया वाले फ़ोन पर रिंग जाती है तो कोई उठाता नहीं है, और उसका UK वाला नंबर और नुपुर दीदी का फ़ोन तो स्विच ऑफ ही आ रहा है। सारी गलती हमारी है। हमने नुपुर को वहां ऐसे अकेले कैसे जाने दिया? क्यों? कौन सी पट्टी बंधी थी हमारे आंखों पर? हमने उसकी कंपनी के बारे में भी कुछ ज़्यादा पता नहीं किया, बस अपॉइंटमेंट लेटर देख के खुश हो गए। उसका वीज़ा मुंबई में स्टैंप होने वाला था, वो भी नहीं देख पाए। 5 दिन हो गए यहाँ पड़े हुए, रोज़ आ जाते हैं मूर्खों की तरह। पापा यहाँ की पुलिस का अपना पॉइंट तो है, हमें ना लौटकर अपनी रांची पुलिस में शिकायत दर्ज करनी चाहिए। आप दिसंबर में जोधपुर गए थे, अब फरवरी है। ये 2 महीने तक इंतजार करने का कोई खास विशेष कारण? दीदी का फ्रेंड स्क्वायर पेज रोज अपडेट हो रहा है, हैप्पी हैप्पी वाले पोस्ट, और जोधपुर पुलिस भी यही कह रही थी कि अबडक्शन वाला केस बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो हम लोग भी आगे पीछे होते रहे और ऐसे में 2 महीने और निकल गए सर। सोशल मीडिया मैनिपुलेटिव मीडिया है, इसका बेस सच नहीं है बल्कि सोचा हुआ सच है। जब नुपुर का फोन नहीं आया लंदन से और आपके कहने के मुताबिक उसके जो भी मैसेजेस आते थे वो इतने अजीब थे कि आपको लगता था कि वो आपकी बेटी के हो ही नहीं सकते, तब क्यों नहीं आए थे मेरे पास? आज हमारे देश की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कितनी एक्टिव है ओवरसीज इंडियंस को हेल्प करने में। तुम्हारी सिस्टर को तुरंत कांटेक्ट किया जा सकता था, अगर वो वहां पे कोई तकलीफ में है तो उसकी तुरंत मदद की जा सकती थी और जरूरत पड़ने पर उसे यहाँ वापस भी लाया जा सकता था। हमारी बिटिया किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है,
उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो बहुत गलत हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। सच कहें तो ये रजत से बहुत डर लग रहा है हमें। बहुत ही चिकना चुपड़ा सा लड़का है वो। तो निकालते हैं उसकी चिकनाई। आप फिक्र न करें, आप देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं हमारे पास। सर जेटी एरोनॉटिक्स नाम की कंपनी के एग्जिस्ट ही नहीं करती, ना यूके में और ना इस दुनिया में। अपॉइंटमेंट लेटर में मेंशन फोन नंबर्स भी नॉट रीचेबल है। सर, रजत वर्मा का जो यूके वाला नंबर है उसकी डिटेल्स तो हम नहीं निकलवा पाए, पर उसका इंडिया वाला नंबर 44467898 ये पिछले 7 महीने से जोधपुर में एक्टिव है। आप लोगों की रजत के यूके वाले नंबर पर कभी बात नहीं? नहीं सर, रजत से सिर्फ आज तक एक ही बार बात हुई, वो भी उसके इंडिया वाले नंबर पे। मिस्टर साहा, कोई बहुत बड़ा झोल मालूम होता है जिसमें रजत वर्मा शामिल है और आपकी बेटी खतरे में, या फिर आपकी बेटी रजत वर्मा के साथ शामिल है और इसमें भी वो खतरे में है। सर मेरी बहन कोई भी इलीगल काम में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकती। सर हम हमारी बेटी को खूब अच्छी तरह से जानते हैं। सॉरी टू से सर, हर क्रिमिनल या तो किसी का बेटा होता है या बेटी, और 10 में से 9 केसेस में माँ बाप उसे इनोसेंट ही कहते हैं। पिछले 7 महीने से आपकी अपनी बेटी नुपुर से फोन पर कोई बात नहीं हुई। मानता हूं अजीब हरकत है, गलती हमारी भी, हमें बहुत पहले समझ जाना चाहिए था। लेकिन सर मैं फिर भी कहूंगा, हमारी नुपुर कुछ गलत काम नहीं कर सकती। गौतम, तुम्हें अभी तक जितने भी मैसेजेस आए वो नुपुर के रांची में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आए, राइट? जी। नुपुर के सेलफोन की लोकेशन के हिसाब से 23 जुलाई यानी जिस दिन उसने रांची छोड़ा था से लेकर 29 जुलाई तक वो मुंबई में थी, या फिर कम से कम उसका सेलफोन तो मुंबई में था। ये इम्पॉसिबल है मैडम। 27 जुलाई की मॉर्निंग को नुपुर दी की फ्लाइट थी लंदन के लिए। फिर परसों 27 को डायरेक्ट लंदन की फ्लाइट। नुपुर के नंबर से जो मैसेज आया आप लोगों को, वो सारे के सारे जोधपुर टावर से है, और लास्ट मैसेज आया था नवंबर 2016 को। पर जो पिक्चर्स हमने फ्रेंड स्क्वायर पे देखे थे उनका क्या? वो तो लंदन के ही थे। गौतम, मिस्टर साहब, बहुत गहराई तक खोदना पड़ेगा, तब जाकर इन सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे, क्योंकि मुझे एक बड़े जुर्म की जबरदस्त बू आ रही है। सर, रजत का इंडिया वाला नंबर रिंग तो हो रहा है पर वो उठा नहीं रहा है। ट्राई करते रहो, शायद उठाए। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। सर मैं संगीता बोल रही हूँ IRN मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी से। हमारी कंपनी ने एक नया ऑलराउंड प्रोटेक्शन प्लान निकाला है। अगर आपके पास 2 मिनट हो तो मैं आपको समझा दूँ। मैडम, आपने मुझे डफर समझा है क्या? मैं पुलिस वालों की आवाज़ ना उनके फ़ोन पर सांस लेने से भी पहचान सकता हूँ। ये ऑलराउंड प्रोटेक्शन किसी और इडियट को ऑफर करना, ओके? रजत वर्मा, नुपुर साहा कहाँ है? ओह, बॉस भी है स्पीकर फोन पर। कंधे में 3 स्टार क्या लग गए, सीना बड़ा चौड़ा हो रहा है आपका। नुपुर की फैमिली काफी परेशान है, तुम हमें सिर्फ इतना बता दो कि इस वक्त नुपुर कहाँ है। बहन वो उस गौतम की, बेटी वो उस बुढ़े साहा की, और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के पेपर कौन सॉल्व कर रहा है? नुपुर तुम्हारे साथ लंदन गई थी, इस वक्त कहाँ है? हाँ, वो इस वक्त मेरे साथ है। खुश? फोन कट करूं? तुम दोनों इस वक्त जोधपुर में हो? वाह रे मेरे शार्लॉक होम्स के पोते, मुझे बातों में उलझाकर मेरा फोन ट्रेस करने की कोशिश करो तुम लोग। बता भैया मैं कौन हूँ? रजत, तुम कौन हो इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें सिर्फ ये बता दो कि नुपुर इस वक्त कहाँ है। मुझे नहीं पता, लेकिन तुम लोगों ने जो मेरी प्राइवेसी को इन्वेट किया है ना, इसकी शिकायत मैं स्ट्रेट होम मिनिस्टर को करने वाला हूँ अगले 3 मिनट में, और उसके 3 मिनट के बाद तुम्हारा और वो ऑल राउंड इंश्योरेंस मैडम का ट्रांसफर ऑर्डर तुम्हारे टेबल पर होगा।
गलत आदमी से पंगा ले लिया तुम लोगों ने। अब तुम्हारी इतनी बुरी लगेगी ना, मैं बता नहीं सकता। ये रजत वर्मा है क्या चीज? इसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है क्या? कोई आइडिया नहीं है। वीना, इस रजत वर्मा की पूरी पास्ट हिस्ट्री, रिसेंट हिस्ट्री डिटेल में चेक करो। नूपुर का यूके एम्बेसी से वीजा टाइप पता करो। सारे एयरपोर्ट्स, एयरलाइन लॉक्स चेक करो। राइट सर। प्रकाश, तुम जोधपुर पुलिस से कोऑर्डिनेट करो। मैं एसपी साहब से सारी परमिशन अरेंज करवाता हूं। सर। मिस्टर साहब, हम आपकी बेटी को ढूंढ लेंगे, लेकिन आपको थोड़ा धीरज रखना होगा। वैसे ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। फ्रैंकली सर, रजत वर्मा तो अजीब और स्ट्रेंज लगता ही है, लेकिन नूपुर की फैमिली भी अजीब नहीं है। बेटी यूके में जॉब पर है और इन्हें कुछ भी नहीं पता। लास्ट मिनट पर वीजा, नवा का ना कोई कांटेक्ट नंबर, ना कोई एड्रेस, कुछ भी नहीं। चलो ध्यान नहीं दिया, मे भी लड़की सीक्रेटिव थी, लेकिन वो मैसेजेस इंडियन नंबर से करती पर फ़ोन नहीं उठाती। फिर भी पूरे 7 महीने तक बैठे रहे। ये 7 महीनों का डिले इस केस का सबसे बड़ा हैंडीकैप था। जब हम इस केस में एंटर हुए तो जुर्म एक अलग ही पड़ाव पर था। एंड ट्रस्ट मी, जो हमने इस केस में एनकाउंटर किया और जो सच हमारे सामने आया वो एब्सोल्युटली शॉकिंग था, विचित्र, विकृत। कोई एक शब्द नहीं है उसे डिस्क्राइब करने के लिए। और इतना ही नहीं, ये सिर्फ एक सच नहीं था, बल्कि और सच्चाइयां भी सामने आने बाकी थे जो गारंटीड रोंगटे खड़े कर देंगी। सर, सलीम शेख के नाम से 19 अगस्त की रात 11:55 की मुंबई की टिकट्स तो बुक है सर, लेकिन इस बंदे ने फ्लाइट तो ली ही नहीं। 19 अगस्त की रात मुंबई के लिए सिर्फ एक ही फ्लाइट थी, 11:55 की। उसके बाद कोई फ्लाइट थी ही नहीं। लगता है सलीम शेख एयरपोर्ट पहुंचे ही नहीं। निशा जी, आपके पति सलीम मुंबई किससे मिलने जा रहे थे? जी वो तो उन्होंने हमें बताया ही नहीं। सर, अपने बिजनेस के काम से ही जा रहे होंगे अब्बू। मिराज जी, आपको कुछ बताया था आपके छोटे भाई ने? जी नहीं जनाब, हमें तो कुछ नहीं बताया, लेकिन सलीम 2 दिनों तक किसी से बात ना करे, फोन न करे, ऐसा कभी हुआ नहीं। उनकी 23 तारीख की रिटर्न टिकट है। कहाँ से रिटर्न होंगे जब मुंबई गए नहीं तो? शायद उनकी फैक्ट्री में किसी को कुछ मालूम हो, मुंबई में उनका क्या प्रोग्राम था, किस पार्टी से मिलने वाले थे। हमने फैक्ट्री में भी फोन लगाया पर वहां पर भी किसी को कुछ नहीं पता, और उनका फोन अभी तक बंद आ रहा है। निशा जी, अगर उन्होंने फ्लाइट ली होती और उनका फ़ोन बंद आता तो हम ये कह सकते थे कि मुंबई पहुंचकर उनका फ़ोन चोरी हो गया होगा, डैमेज हो गया होगा या फिर ऐसा कुछ। लेकिन उन्होंने फ्लाइट ली नहीं, तो जाहिर सी बात है कि किसी टेक्निकल कारण की वजह से उनका फ़ोन स्विच ऑफ नहीं है। माजरा को सीरियस है। सर, मुंबई में तो हमारे बहुत सारे रिटेलर हैं। अब उनमें से कौन से वाले के साथ मीटिंग थी ये तो मुझे पता नहीं। तो किसे पता होगा? सर, सलीम भाई कट टू कट बात करते हैं। अब जितना ज़रूरी हो उतना ही बोलते हैं। अब अगर मुझे नहीं बताया तो किसी और को भी बताया नहीं होगा। भाभी जी ने भी फ़ोन करके पूछा था। अम्मी, प्राइवेट कैब थी या लोकल टैक्सी? हमें नहीं पता तनवीर। कलर क्या था टैक्सी का? तनवीर, जब हमने देखा ही नहीं तो हम बताएं कैसे? हेडलाइट ऑन थी, ना हम कलर देख पाए और ना ही नंबर। अल्लाह हाफिज। पहुंचते ही SMS कर दीजिएगा। हमेशा तो करता हूँ। टैक्सी थी, बस हम इतना ही समझ पाए। उनकी रेगुलर टैक्सी थी, किसी खास जगह से बुलवाते हैं? जी वो तो हमें नहीं पता। मिराज साहब, आप अपने छोटे भाई सलीम के साथ बिजनेस में पार्टनर हैं? जी नहीं जनाब, हमारा फर्नीचर का शोरूम है। और आपका भी मुंबई आना जाना होता है? हमारा तो नहीं होता, लेकिन सलीम का होता है। वो अक्सर अपने काम से मुंबई आ जाया करता है। देखिए, 19 तारीख की फ़्लाइट थी, उन्होंने नहीं ली। 20 तारीख की जितनी भी फ़्लाइट थी उनमें वो नहीं गए, तो जाहिर सी बात है कि वो मुंबई नहीं गए। कम से कम फ्लाइट से तो नहीं गए। सर, अब्बू घर से एयरपोर्ट के लिए निकले थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ते में कुछ हो गया हो और हमें पता ही नहीं? सलीम शेख, उम्र 39, कद 5 फुट 10 इंच। आखिरी बार अपने घर के बाहर एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी में बैठते देखा गया था। टैक्सी नंबर पता नहीं है। सफ़ेद शर्ट और ग्रे पैंट पहनी थी। एक किंग साइज काला सूटकेस था साथ में।
19 की रात यहीं मंजिल बाग कोठी नंबर 43 से पिक था। साहब हर एक ड्राइवर को पूछना पड़ेगा किसको बुलाया था। अब डायरेक्ट बुलाया है ये भी तो हो सकता है ना साहब। पता करो हरीश, कौन सी टैक्सी, कौन ड्राइवर था। गाड़ी का नंबर नहीं है हमारे पास। टैक्सी और ड्राइवर का पता चलते ही तुरंत मुझे या साहब को फ़ोन करो। ठीक है साहब। तो कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई लूटपाट की वारदात नहीं? रिपोर्ट तो नहीं हुआ है सर। सलीम के फ़ोन रिकॉर्ड 1 घंटे में हमारे हाथ में होंगे। और ये किडनैपिंग का केस भी नहीं लगता, क्योंकि अब तक फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आया है। एक काम करो, सलीम का कॉल रिकॉर्ड्स आते ही उसकी स्कैनिंग शुरू करो। पता तो चले कि मुंबई किससे मिलने जा रहा था और क्यों नहीं जा पाया। The number you have called is currently switched off. Please try again later. अब्बू, टैक्सी स्टैंड पे काफी लोगों को पूछा, पर किसी को भी ये नहीं पता कि चाचा जान ने कौन सी टैक्सी ली है। सलीम का फोन अभी भी बंद आ रहा है। क्या हुआ होगा पता नहीं। अब्बू कभी भी अपना फोन इतनी देर तक स्विच ऑफ नहीं रखते हैं, और रखा हो फिर भी क्यों रखा होगा? दिमाग पर जोर दे जरा। सलीम भाई ने मुंबई जाते वक्त कुछ तो कहा होगा कि वो कहाँ और किससे मिलने जा रहे हैं। जमीला भाभी, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि इन्होंने बिजनेस की कोई बात हमें बताई हो? तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मुंबई किससे मिलने जा रहे थे? हेलो, कौन बोल रहा है? अरे भाई आपने फ़ोन किया ना, पहले आप बताओ कौन बोल रहे हैं। पुलिस सब इंस्पेक्टर विवेक जोशी। नमस्ते साहब, मैं सतीश तांबे। सलीम शेख से आपकी 17, 18, 19 अगस्त तीनों दिन बात हुई थी। जी जी, उसके पहले भी बात हुई है। 20 की सुबह वो मुझे यहाँ मुंबई में 9 बजे मिलने वाले थे, पर वो आए ही नहीं। उनका फ़ोन भी बंद है तब से। क्यों मिलने वाले थे आपसे? सर मैं प्लास्टिक की चीज़ों का होलसेलर हूँ और वो मैन्युफैक्चरर है, इसलिए। 19 तारीख के बाद उन्होंने आपसे किसी भी तरीके से कोई कांटेक्ट नहीं किया? नहीं सर, मैं उनके फैक्ट्री का माल खरीदने वाला था और हमारे बीच सप्लाई और पेमेंट की डील होने वाली थी, पर वो आए ही नहीं। दुश्मनी? वो भी अब्बू की? ना जी ना, वो ऐसे आदमी है ही नहीं जो किसी से दुश्मनी करे या बैर रखे। वो बस अपने काम से मुंबई जा रहे थे। लेकिन गए नहीं ना निशा जी। हमने मुंबई में उनके एक क्लाइंट से भी बात की, जिनके साथ उनकी एक मीटिंग होने वाली थी, लेकिन वो वहाँ पहुँचे ही नहीं। हमने एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज भी देखी, ये सोचकर कि शायद उन्होंने किसी और नाम से टिकट बुक की हो। कोई और नाम से? ये क्या बोल रहे हैं सर आप? ऐसा क्यों करेंगे अब्बू? तुम्हारे अब्बू गायब भी क्यों होंगे तनवीर? तनवीर, मुझे लगता है कि तुम्हारे अब्बू के साथ कुछ हुआ है। क्या? देखिए निशा जी, अगर किडनैपिंग हुई होती तो फिरौती के लिए कॉल आता। घर से एयरपोर्ट के रास्ते में अगर कोई लूट वूट की वारदात हुई होती तो वो रिपोर्ट होती। और हैरत की बात यह है कि कोई भी लोकल या प्राइवेट टैक्सी अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुई है जो कि उन्हें घर से एयरपोर्ट तक लेकर गई हो। आप जरा खुलकर कहेंगे आप लोग क्या सोच रहे हो? निशा जी, 3 दिन से आपके शौहर लापता है। मुझे लगता है कि उनके साथ कुछ गंभीर हुआ है। उनकी किसी से कोई दुश्मनी, कोई अफेयर, कोई बदला लेना चाहता हो। हमें कहने की ज़रूरत नहीं है हवलदार साहब। सलीम भाई हमारा अच्छा ही चाहते हैं, हमेशा हमारा भला ही किया उन्होंने। ईद हो या दिवाली, हमेशा दिलदारी से हाथ खोलकर बोनस दिया है, और छुट्टियां भी। आप सब लोग ये बताओ, सलीम शेख को अगर कहीं बाहर जाना हो तो किसकी टैक्सी मंगवाते थे? कोई था रेगुलर टैक्सी वाला? The number you have called is currently switched off. सर, सलीम के कॉल रिकॉर्ड से किसी टैक्सी ड्राइवर या किसी टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर का नंबर नहीं मिला। बस एक ही नंबर था, 44478987, जिससे सलीम की लास्ट बात हुई थी। आउटगोइंग कॉल था और ये नंबर स्विच ऑफ है। डिटेल्स मंगवा रहा हूँ। विवेक, मुझे लगता है कि नंबर ही हमारे केस की चाबी होगी। शायद मिसेस सलीम यानी कि निशा शेख से देखने में कोई भूल हुई है। पिकअप के लिए जो गाड़ी आई थी शायद वो टैक्सी थी नहीं, बल्कि कोई प्राइवेट गाड़ी रही होगी। जी, उन्होंने ही कहा था कि टैक्सी बुक कराई है। पर निशा जी, क्या आपको यकीन है कि आपने जो गाड़ी देखी थी वो टैक्सी थी? एक्चुअली हमने अब्बू से कहा था कि हम ड्रॉप कर देते हैं आपको अपनी गाड़ी में, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। अब्बू, टैक्सी क्यों? हम ड्रॉप कर देते हैं ना। अरे हमने सोचा इतनी रात गए तुम कहाँ अकेले वापस लौटोगे, इसलिए हमने टैक्सी बुक करा दी, बस आती ही होगी। वापसी की टिकट कब की है जी? 23 की है। वो मुंबई की एक पार्टी से अचानक ही मिलने का प्लान बन गया, इसलिए तुम लोगों को ठीक से पहले बता नहीं सके। निशा जी, एक नंबर है 44478987। इसी नंबर पर आखिरी फ़ोन सलीम जी ने किया था और उसके बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया।
स्विच ऑफ होने की आखिरी लोकेशन नुपुरगंज है, जो कि आपके घर और एयरपोर्ट के बीच में पड़ता है। सर ये किसका नंबर है? पता कर रहे हैं, फिलहाल स्विच ऑफ है, आपके शौहर के फ़ोन की तरह। और इन दोनों नंबर का स्विच ऑफ होना हमें इस बात पर शक करने के लिए मजबूर कर रहा है कि आपके शौहर के गायब होने और इस नंबर के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। निशा जी, मिराज जी, हमने शहर के हर लोकल और प्राइवेट टैक्सी सर्विस के साथ चेक किया है, लेकिन किसी का भी पिकअप उस रात आपके घर से नहीं था। निशा जी, एक बार फिर से अपने दिमाग पर जोर डालिए और याद कीजिए, जो गाड़ी आपने देखी थी, क्या वो वाकई में टैक्सी थी या फिर कोई प्राइवेट गाड़ी? अगर टैक्सी नहीं थी तो निशा टैक्सी क्यों कहेगी? और सलीम ने अगर कोई टैक्सी बुक नहीं की थी तो वो झूठ क्यों बोलेगा? शायद मुझे इसलिए लगा होगा कि टैक्सी आई है क्योंकि तनवीर के अब्बू ने कहा था कि टैक्सी बुक कराई है। सर, सलीम की लास्ट बात जिस नंबर पर हुई थी फर्जी है, और ये नंबर जिस आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड है उसकी भी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश नहीं हो पा रही है। मतलब नाम भी फेक है और जाली नंबर का इस्तेमाल किया जाना हमारे लिए सबसे पहला सुराग है कि कोई सीरियस क्रिमिनल कांड प्लान किया गया है और उसे अंजाम भी दिया गया है। और सर, ये नंबर 4446789887, इस नंबर पर सिर्फ एक ही बार कॉल आया सलीम का, और वो भी 19 अगस्त की रात को, फ्लाइट के पहले। उससे बात करने के बाद 5 दिन हुए, सलीम की तरफ से खामोशी रही है सर। विवेक, इंसान खामोश कब होता है? या तो तब जब वो खुद मुंह बंद रखना चाहता है, या फिर तब जब उसकी आवाज़ को घोंट दिया जाता है, उसे बोलने ही नहीं दिया जाता। रोज झिकझिक होती है घर में, रोज दिमाग शोर मचाता है और हम बस भाग लेते हैं घर से। दिमाग में शोर तब तक खामोश नहीं होता जब तक हम ठेके से अपने लिए एक देसी का खम्बा नहीं खरीदते और अपने अड्डे नहीं जाकर पहुंचते। पूरी बोतल उतार देते हैं भेजे में, तब जाकर शोर धीरे 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 कम हो जाता है। फिर नींद आती, गहरी नींद आती और बस यहीं फैल जाते हैं। हर रोज़ सुबह घर लौटते हैं साहब हम। आज सुबह जब हम लौट रहे थे तो हमने झाड़ियों में ये सूटकेस देखा। बॉडी हमें नुपुरगंज में मिली, काले सूटकेस में, एयरपोर्ट के पास। सर, आप ये क्या कर रहे हो? हमारी कार की फोटो क्यों ले रहे हो? आप लोग हम पर शक कर रहे हो? हाँ, मर्डर केस है और कोई शक के दायरे में। ये क्या कह रहे हैं आप? हमें अभी अभी खबर मिली है कि हमारे भाई का इंतकाल हुआ है और आप हमें से इंक्वायरी कर रहे हैं? सीधे सीधे हम पर शक कर रहे हैं आप? मिराज जी, सबसे पहली बात ये कि इंतकाल कैसे हुआ। कत्ल का कारण जानना हमारा फर्ज है और इस वक्त आपका भी ये फर्ज है कि आप चुपचाप सीधी तरह हमारे साथ कोऑपरेट करें। फरमाइए। 3 BHK फ्लैट आपके और सलीम के जॉइंट नाम पर है, किराए पर है। तो किराए के पैसों के लिए हमने हमारे भाई का कत्ल करवा दिया। हिस्ट्री क्या है इस फ्लैट की? कोई हिस्ट्री नहीं है जनाब। हमारी पुश्तैनी कोठी थी जिसे हमने बेच दिया और उसके जो पैसे आए उससे हमने ये फ्लैट खरीदा और उसका जो किराया आता था वो हम आधा आधा बांट लेते थे। और अब आपको ये किराया बांटना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके भाई की बेवा और उसका 20 साल का बेटा आपके खिलाफ लड़ नहीं पाएंगे। महज 25,000 रुपए महीने के लिए हम हमारे सगे भाई का कत्ल करवा देंगे? मिराज जी, किराया तो महज फसल है, असल मसला तो जमीन का है। नहीं, शहर के सबसे पॉश इलाके में 3 BHK का फ्लैट, उसकी कीमत कोई जेब खर्ची तो नहीं होगी ना? सगा भाई था हमारा खून कत्ल हुआ है उसका, और आप हैं कि हमारे और उसके बीच कुरेद कर दुश्मनी ढूंढ रहे हैं जबकि वहां पे कुछ है ही नहीं। तो फिर कहां पर है मिराज जी? बिजनेस से कोई दुश्मनी नहीं, हर कोई कह रहा है कि नेक आदमी थे, ईमानदारी से बिजनेस करते थे, किसी अफेयर के बारे में कोई कुछ कह नहीं रहा है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि बिजनेस ट्रिप पर निकले सलीम शेख को एयरपोर्ट के रास्ते पे ही कत्ल कर दिया गया और उसकी नाक काटकर उसी सूटकेस में रख दी गई जिसमें उसकी लाश मिली? यूजुअल सर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, थोड़ा कैश,
मोबाइल फ़ोन, यही सब कुछ रहा होगा अब्बू के पॉकेट में। हमें सूटकेस में सिर्फ उनकी लाश मिली और उनकी कटी हुई नाक, जो हमने हॉस्पिटल में जुड़वा दी आइडेंटिफिकेशन के लिए। ऐसा कौन कर सकता है तनवीर? क्या ये वो गाड़ी थी जिससे आप टैक्सी समझ बैठी थी? मुझे याद नहीं मैडम। क्या इज्जत आबरू वाला कोई मसला हुआ था कभी? मतलब आपके शौहर ने किसी की बेइज्जती की हो? सर, लूट चोरी मर्डर के सारे हिस्ट्री शीटर्स का राउंड अप लिया, एक एक को तोड़ा, लेकिन किसी का हाथ सलीम शेख मर्डर केस में दिख नहीं रहा। और गहराई में जाकर खंगालो धीरज। देखो, जहां पर विक्टिम का फोन स्विच ऑफ हुआ वहीं से उसकी लाश मिली। सूटकेस में नाक कटी हुई। जाहिर सी बात है कि कोई ऑन द स्पॉट लूट या मर्डर का केस नहीं है। ये एक वेल प्लान्ड मर्डर नजर आ रहा है। हिस्ट्री शीटर्स में से सुपारी किलर्स को अलग से लेके उबालो, कोई ना कोई कुछ जरूर बोलेगा। विवेक, सलीम की नाक काटी गई। कहीं ना कहीं कोई घायल है जिसके मन में सलीम के लिए भयंकर गुस्सा था। और मुझे लगता है कि कोई बिजनेस राइवलरी नहीं, बल्कि उसके घर के अंदर की बात है। सर, शेख खानदान के हर सदस्य की फाइल बन रही है। इंस्पेक्टर, हमारी टीम ने मिराज शेख की गाड़ी को डबल स्कैन किया। कोई भी फॉरेंसिक एविडेंसेस नहीं मिले। बाल, ब्लड, स्किन, कुछ भी नहीं। सूटकेस से कोई क्लू ऑफिसर? कुछ भी नहीं। सलीम के अलावा किसी और तक के फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। ऑफिसर, ये कुछ ज्यादा ही साफ सुथरा काम नहीं हुआ है? हुआ तो है इंस्पेक्टर। कातिल ने ग्लव्स पहने हो सकते हैं? चांसेस कम है। उसके उनके फिंगरप्रिंट शायद इसलिए इरेज हो गए क्योंकि सलीम की बॉडी बिल्कुल टाइट फिट थी अंदर। लेकिन उस बात को तो 14-15 साल हो गए। दुश्मनियां एक्सपायरी डेट के साथ तो नहीं आती ना निशा जी। क्या ये बात सच नहीं है कि आपकी और आपकी जेठानी मिराज की बीवी जमीला के बीच बिल्कुल नहीं जमती? एक ऐसी रसोई बताइए जहाँ बर्तन नहीं बचते। पर हमारी रसोइयाँ तो अलग हो चुकी है। तब से हमारे बीच का तनाव भी मिट चुका है। हमारे बड़े अब्बू और अब्बू काफी करीब थे सर, बहुत इज्जत करते थे एक दूसरे की। तो फिर बेइज्जत कौन हुआ था तनवीर? तुम्हारे अब्बू की नाक काटकर उनकी बॉडी से अलग कर दी गई। जाहिर सी बात है कोई ये पैगाम देने की कोशिश कर रहा था कि हमने असली नाक को असल में काट कर दिखा दिया है। ये पैगाम कौन दे रहा था निशा जी? हमें सच में नहीं पता, लेकिन हमारे और जमीला भाभी के बीच के अनबन का हमारे शौहर के कत्ल से कोई ताल्लुक कैसे हो सकता है? ये हम औरतों के बीच की बात थी। औरतों के बीच की बातें मर्दों के बीच की बनने में कितनी देर लगती निशा जी? और यही वजह नहीं थी कि आप दोनों के शौहर सगे भाई अलग हो गए, पुश्तैनी कोठी बेच दी गई? कमाल की बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप। अरे एक तरफ तो सलीम भाई के असली कातिलों को ढूंढ नहीं पा रहे हैं आप, और ऊपर से हम लोगों को बेवजह ही घसीट रहे हैं। जनाब, हमें जो कुछ भी बताना था पहले ही बता चुके हैं। कोठी क्यों बेची ये तो नहीं बताया आपने। आप दोनों भाइयों की बीवियों के बीच में झगड़ा हुआ था और ये वजह थी कोठी बेचने की, ये तो नहीं बताया आपने। हाँ, बेची थी, लेकिन अगर हम दोनों भाइयों के बीच में कोई झगड़ा होता या कोई अनबन होती तो दोनों साथ में मिलकर को ओनरशिप में वो फ्लैट क्यों खरीदते बताइए? देखिए जनाब, हम दोनों भाइयों के बीच के रिश्ते बहुत ही अच्छे। जहां तक निशा की और हमारी बात है तो हर घर में देवरानी जिठानी का आपस में झगड़ा होता है। ऊपर से यहाँ मामला कुछ खास था। खास बात? क्या खास बात थी? हम न सिर्फ अलग अलग खानदानों से आई थी, बल्कि निशा का तो मजहब भी अलग था। मतलब निशा मुसलमान नहीं है? जी नहीं, निशा हिंदू थी। देखिए जनाब, ये सब पुरानी बातें हो चुकी हैं। आज की तारीख में जमीला और निशा बहनों जैसी। इंस्पेक्टर साहब, शुरुआत में हमारे सास ससुर सलीम भाई की शादी से काफी नाराज थे, लेकिन फिर थोड़े दिनों में सब कुछ ठीक हो गया था। तो आपके माँ बाप को निशा कबूल नहीं थी? जनाब, आप तो जानते हैं कि इस शहर में हिंदू और मुसलमानों के बीच में रोटी का रिश्ता तो है, लेकिन बेटी का नहीं। और इसलिए जब सलीम निकाह करके निशा को हमारे घर ले आया, तब मैं ही था जिसने अम्मी और अब्बू को समझाया था और दोनों को राजी किया था इस निकाह के लिए। उस वक्त अगर ये दखल नहीं देते तो हमारे ससुर ने बिल्कुल पक्का कर लिया था कि वो सलीम भाई को न सिर्फ घर से निकालेंगे बल्कि जमीन जायदाद से भी बेदखल कर देंगे। साहब, ये मिराज की बीवी जमीला सही फरमा रही है। मैंने उनके सारे पड़ोसियों से बात की। कोई हिंदू मुस्लिम एंगल या सालों बाद कोई दुश्मनी निकाली गई हो? साहब, शेख खानदान की तरफ से तो कोई माजरा लगता नहीं है। निशा की साइड से कोई है? अब साहब, निशा की तरफ से तो सिर्फ उनकी बुजुर्ग माँ है, मीनाक्षी भटनागर है, और कोई नहीं है। जी, खबर मिली हमें, हमारे दामाद की हत्या हो गई। तो मीनाक्षी जी, आप गई नहीं अपनी बेटी निशा से मिलने? हर चीज़ आपके आंखों के सामने हो ये कोई ज़रूरी तो नहीं है। हम गए थे तब आप नहीं थे।
नाखुश थी आप निशा की पसंद से? 21 साल पहले गुस्सा था, बाद में खाक हो गया। आप उस खाक को छानने आ गए हैं। मीनाक्षी जी, सलीम का कत्ल कहीं ना कहीं किसी न किसी गुस्से से ताल्लुक रखता है, और हिंदू मुस्लिम शादी ऐसे एक गुस्से की जायज़ जड़ हो सकती है। ना, हिंदू मुस्लिम वाला कोई माजरा ही नहीं था। सलीम के घर वाले पहले मुंह बिचका रहे थे, फिर बाद में ठीक हो गए। कॉलेज में निशा और सलीम एक दूसरे के साथ पढ़ते थे, अच्छी दोस्ती थी दोनों की। और बात जब शादी तक पहुंची, हमें ऐसी एक बात पता चली जो हमें ठीक नहीं लगी। क्या बात? सलीम पहले से ही शादीशुदा था, उसका एक बेटा भी था। अच्छा। सलीम पहली बीवी को तलाक देकर निशा से शादी करना चाहता था, पर ये बात हमें अच्छी नहीं लगी थी। पहले तो वो किसी दूसरी औरत का घर तोड़ रही थी, और दूसरी बात यह है कि यह आदमी अपनी बीवी और छोटे से बच्चे को छोड़ सकता है, तो निशा के साथ भी आप समझ रहे हो ना? विवेक, सलीम के फोन रिकॉर्ड में किसी औरत का नंबर शो हुआ है क्या? नो सर, ज़्यादातर कॉल बिजनेस से रिलेटेड थे, सारे मर्द। औरत मतलब सिर्फ निशा के कॉल से। क्या बात है सर, कोई अफेयर वाला एंगल लग रहा है? नहीं, किसी पहली बीवी का पता चला है, और अगर पहली थी तो हो सकता है कोई तीसरी भी हो। शादी नहीं तो शायद कोई अफेयर हो, और उस पार्टी को सलीम से कोई गिला शिकवा हो, कोई इंसल्ट हुआ हो। वो कहते हैं ना कि नाक कटी हो। बताया नहीं मतलब? हमारे जहन में ही वो बात नहीं आई। निशा जी, जरा दिमाग पर जोर डालिए और याद कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके शौहर का कोई अफेयर चल रहा था और ये बात भी आपके जहन में ना आई हो। ऐसे कोई बात नहीं थी, हमारी लव मैरिज थी, और हमारी लव और मैरिज आखिर तक बरकरार थी। आपके शौहर की पहली बीवी को भी यही एतबार होगा ना? वैसे क्या नाम है इनका, कहाँ रहती है? यही इसी शहर में रहती है, फरजाना नाम है उनका। लेकिन 21 साल पहले ही उनका और हमारे मरहूम शौहर का तलाक हो चुका था। तलाक रिश्तों के बीच होते हैं निशा जी, जज्बातों के बीच नहीं। एड्रेस बताइए इस फरजाना का। मम्मी, कॉलेज जा रहा हूँ। जी, तुम अमजद सिद्दीकी हो गए? जी, लेकिन बात क्या है? और आप फरजाना सिद्दीकी? हाँ। सलीम शेख को खुद मार डाला या फिर किसी को सुपारी दी? 21 साल में एक बार मिलना तो दूर, फोन पर भी कभी बात नहीं हुई उनके साथ, और आप पूछ रहे हैं खुद मारा या सुपारी दी? हम या हमारा बेटा क्यों मारेंगे? उन्हें मतलब ही नहीं बनता सर। सर, वो इंसान हमारी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखता, पर हमें हमारा फ्यूचर अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, तो फिर क्यों उसे मारकर एक नया धब्बा अपने सर लेंगे? हमारी बात मानिए सर, हमारे घर में जिक्र भी नहीं होता उसका। हमें या हमारी अम्मी को उस इंसान के लिए कोई गुस्सा, कोई फ्रस्ट्रेशन कुछ नहीं है, बल्कि कोई फीलिंग ही नहीं है। 19 अगस्त को तुम कहाँ थे अमजद? शहर में ही था, सुबह कॉलेज, शाम को दोस्त और फिर घर। आप यकीन नहीं करेंगे, अभी जब आपने बताया तभी हमें पता चला कि मर्डर हो गया है। फरजाना जी, कितना गुस्सा उमड़ा होगा ना आपके रगों में 21 साल पहले जब सलीम ने आपको तलाक दिया और निशा से शादी कर ली। अब क्या कह सर, ये सब फिजूल की बातें, बल्कि आप सबके सब मिलकर हमारे साथ एक भद्दा मजाक करें। सर, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, हमें या हमारी अम्मी को उस इंसान के लिए किसी भी तरह का गुस्सा नहीं था, बल्कि कुछ भी नहीं था। चलो अम्मी। और हाँ सर, आज के बाद जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत ना हो, हमें डिस्टर्ब ना करें। थोड़ा बहुत लो तो हम भी जानते हैं। आज के बाद जब तक कोई अरेस्ट या सर्च वारंट ना हो, हमारे घर ना आए। काफी अकड़े बंदे में। विवेक, अकड़ से ज्यादा नाराजगी है, और जब कोई इस कदर नाराज हो तभी जाकर वो किसी लाश की नाक काट सकता है या कटवा सकता है। इसकी कुंडली निकालता हूं मैं। एक भी डिटेल, एक भी एंगल छूटने ना पाए। इस लड़के के कॉन्फिडेंस के पीछे इसके अंदर उबल रही नफरत का लावा भी हो सकता है। अम्मी, आप यहीं से घर निकल जाओ, मैं कॉलेज चला जाता हूँ। संभल के जाना बेटा, कॉलेज के बाद सीधा घर आना।
नहीं यार अशफाक, इस समझो सिद्दीकी का कोई कनेक्शन ही नहीं लग रहा है। यार कोई फ़ोन बिजी आता है तो इसका ये मतलब नहीं कि स्विच ऑफ है, फिर ट्राई करता रहे, कुछ ना कुछ कनेक्ट तो हो ही जाएगा। सर, अमजद के फ़ोन रिकॉर्ड्स कुछ बता नहीं रहे। विवेक, यही तो जड़ है इस केस की कि हत्यारे की आइडेंटिटी की तरफ कोई इशारा नहीं हो रहा है, लेकिन उसका मकसद पानी की तरह साफ नजर आ रहा है। एक वेल प्लान मर्डर और फिर लाश की नाक काट देना। जाहिर सी बात है कि हत्यारे के अंदर कोई गहरा गुस्सा है किसी बेइज्जती का, और इतना गहरा गुस्सा कई सालों में इकट्ठा हुआ हो सकता है। सर, इधर कॉन्ट्राडिक्शन है। सलीम किसी की बेइज्जती करे, ये बात ज़्यादातर लोगों को हजम नहीं हो पा रही है। ये जाना जाता था अपने धार्मिक स्वभाव के लिए। एक टाइम की नमाज नहीं छूटी, हर साल रोज़े रखता था। बस एक ही बात थी शायद जो उसकी फैमिली को खटकी थी या खटक रही थी कि उसकी वाइफ हिंदू है। उसके अम्मी अब्बू सख्त खिलाफ थे उसके। लेकिन विवेक, वो माजरा तो सॉल्व हो गया था ना। निशा को उसके पेरेंट्स ने कबूल कर लिया था। शायद मजबूरन होगा, दिल का गुस्सा नासुर बनता गया कि मजहब के बाहर शादी कर ली, बिरादरी में नाक कटा दी। तो इस थ्योरी के हिसाब से तो कातिल शेख परिवार के अंदर से क्यों होना चाहिए? अब इन दोनों भाइयों के अब्बू और अम्मी तो रहे नहीं, तो परिवार में बचा कौन? सलीम का बड़ा भाई मिराज, उसकी बीवी जमीला और उन दोनों का बेटा आमिर। अब हमें मिराज और जमीला के खिलाफ तो कुछ मिला नहीं, तो बचे कौन? खुद सलीम की बीवी निशा। विवेक, कहीं ऐसा तो नहीं कि सलीम और निशा के बीच में कोई अनबन थी, या फिर निशा को यह लगता था कि उसने सलीम से शादी करके गलती की है, या फिर सलीम किसी तरह निशा की बेइज्जती करता था? उनकी लव मैरिज थी सर। निशा कहती अब भी लव था। कहीं ये फरजाना दोबारा तो नहीं दाखिल हुई उनके बीच में? विवेक, को जो लास्ट कॉल सलीम ने किया था वो नंबर ही हमारे केस का क्रैक कोड होगा। आखिर वो शख्स था कौन? खुद खूनी या फिर खूनी का कोई आदमी? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सलीम खुद किसी को मारने की फिराक में था, प्लान कुछ बिगड़ गया और खुद मारा गया? लेकिन फिर भी कोई नाक क्यों काटेगा? विवेक, अभी तक एक बात क्लियर है, और वो ये कि सलीम को एयरपोर्ट ले जाने के लिए कोई टैक्सी नहीं आई थी, बल्कि कोई प्राइवेट गाड़ी में आया था। अब सवाल ये उठता है कि फिर सलीम ने निशा को टैक्सी क्यों कहा, और वो कौन सा शख्स था जो सलीम को एयरपोर्ट ले जाने के लिए आया था? देख, चिल कर और थोड़ा टाइम जाने दे। परफेक्ट तब होगा जब भी सालों को एक भी सिंगल सुराग नहीं मिलेगा, और फिर वो खुद ही केस क्लोज कर देंगे। अम्मी, हम कॉलेज के लिए निकल रहे हैं। ठीक है बेटा। टैक्सी वाला डाउट सही निकला। जो गाड़ी सलीम शेख को लेने आई थी वो टैक्सी थी ही नहीं। और दूसरा अनुमान जो हम लगा रहे थे कि ये केस किसी की इज्जत उछलने, किसी की नाक कटने से रिलेटेड है, वो भी सच साबित हुआ। और उसके बाद भी हम मास्टरमाइंड तक नहीं पहुंचे, ना ही हम उस तक पहुंचे जिसने इस कत्ल को एग्जीक्यूट किया था। हम उस तक पहुंचे जिसने ये कांड नहीं किया था। नाम बोल। भाई देखो, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। धंधे की कसम, नहीं आएगा। अब बोल। देखो, वो किस हद तक की सुपारी में शामिल था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन 19 की रात को वो नूपुरगंज गया था, और जिस काम के लिए गया था वो कैंसिल हो गया। कैंसिल मतलब? ये तो मुझे नहीं पता, वो तुम खुद पता कर लेना। आरिफ नाम है उसका, कपूरी बाग थाने के लॉकअप में है, और कल ही किसी चोरी के केस में अंदर हुआ है। सलाम साहब। आरिफ कुरैशी, 19 अगस्त की रात को नूपुरगंज में सलीम शेख का मर्डर तूने किया था? नहीं साहब, हमने नहीं मारा। 44478987 ये फर्जी नंबर तू इस्तेमाल कर रहा था? नहीं साहब, ये नंबर हमारा नहीं है। सुपारी किसने दी थी, किसके लिए दी थी? सलीम शेख के लिए सुपारी मिली थी? साहब, आप किसकी बात कर रहे हैं? हम नहीं समझ पा रहे। हम किसी को नहीं मारे साहब। ठीक, हम मारते हैं। पांडे, जरा वो साइलेंसर ले आना। विवेक, अब अगर ये गिड़गिड़ाकर सच भी बोले ना तो सुनना मत। ठोक दो साले को और ले जाके गाड़ दो अपनी यूजुअल जगह पर। मालिक 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 मालिक, एक मिनट। बोल।
मालिक हम मानते हैं कि हम उस रात नूपुरगंज में इंतज़ार कर रहे थे। हमको मैसेज आने वाला था कि सलीम कौन सी टैक्सी में आने वाला है। तो मतलब सलीम शेख को मारने की सुपारी तुझे मिली थी? सुपारी नहीं साहब, पेशगी। बाकी का काम होने के बाद मिलना था, लेकिन साहब काम हुआ ही नहीं। वो सलीम वहाँ आया ही नहीं। बाद में हम अखबार में पढ़े कि उसका गेम हो गया। कितनी पेशगी मिली थी? 25,000 रुपया। बाकी 30,000 रुपया काम होने के बाद मिलना था। और सुपारी किसने दी थी? अनुज ने। अनुज कौन? हमको नहीं पता साहब। इसे खत्म करना है। हो जाएगा, पर पैसे वो जो फ़ोन पे बोला था, 25 अभी और 30 काम के बाद। पूरे है ना? हाँ, टाइम और जगह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिर 19 को हमको अनुज का फ़ोन आया, बोला आज रात गेम है, एयरपोर्ट के रास्ते सलीम टैक्सी में जाएगा। फिर हम उसको अपना नया नंबर दे दिया। जो तूने जाली बनवाया था इस काम के लिए? जी साहब, लेकिन काम हुआ नहीं। उस रात अनुज का फिर फ़ोन आया। हेलो हेलो, अनुज बोल रहा हूँ। अरे यार, हम कब से इंतज़ार कर रहे हैं। तुम टैक्सी का नंबर भेजने वाले थे ना? तुम निकल लो वहाँ से, काम कैंसिल है। क्यों? अरे कोई क्यों नहीं, बस काम नहीं हो रहा। साले, सलीम के नंबर से कॉल आया था तुझे। सलीम के नंबर से, जिसकी मौत हो चुकी है। कौन है अनुज जिसने सलीम के नंबर से तुझे फ़ोन घुमाया? हमको बस इतना पता है कि उसका नाम अनुज है। हमको पहले दिन से उसके नाम पे डाउट हो रहा था कि फर्जी है। ये था? नहीं साहब, वो लड़का था बिल्कुल यंग। ये भी नहीं था साहब। ना, ये भी नहीं था। इसका मतलब ये कि अनुज कोई था ही नहीं। तूने खुद सलीम शेख का कत्ल किया। अब ये बता, किसके नाम को छुपाने की कोशिश कर रहा है और कितना पैसा मिला इसके लिए तुझे? मैं क्यों किसी को छुपा के अपनी जान पे लूंगा? इस अनुज से 2 बार बात हुई थी तेरी? हाँ। दूसरी बार फर्जी नंबर था तेरा। पहली बार कौन सा था? पहली बार भी फर्जी था। नंबर बोल। नंबर याद नहीं साहब, इस्तेमाल किया फिर फेंक दिया था। और इफ कुरैशी, तुझे भी उसी तरह फेंक देंगे, क्योंकि तू किसी काम नहीं आ रहा हमारे। एयरपोर्ट के रास्ते पर मार डालने का प्लान बनाया गया। और ये प्लान वही बना सकता है सर जिसे मालूम हो कि सलीम शेख ये टाइम पर एयरपोर्ट जाने वाला है। यानी कि कोई करीबी, शायद कोई घर का। और आरिफ के हिसाब से वो कोई यंग सा था, शायद तनवीर शेख, सलीम का बेटा। और ये तनवीर शेख शायद आरिफ के सामने आया ही नहीं। इसने किसी और के कंधे पर बंदूक रख के फायर किया है। तनवीर शेख को भी उठा लेता हूँ सर। नहीं विवेक, अभी नहीं। इस तनवीर शेख को स्कैनर पर डालो, पता तो चले कि इसने आरिफ के पास भेजा किसको था, और अपने ही बाप को मार डालने की सुपारी इसने क्यों दी। चार दिन से फील्डिंग लगाया बैठा था साहब इस तनवीर के लिए। ये लड़का तनवीर के ही कॉलेज में पढ़ता है। काफ़ी गहरी दोस्ती है दोनों के बीच। कपिल नाम है, कपिल भारद्वाज। हाँ साहब, यही अनुज है। इसे खत्म करना है। हो जाएगा। पूरे है ना? हाँ, टाइम और जगह मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। तनवीर को बुलाएंगे जरा। कातिल का पता चला? थोड़ा बहुत पता चला है, बाकी तो तनवीर खुद ही बताएगा। हमें वो गाड़ी मिल गई है जिसमें बैठकर सलीम जी एयरपोर्ट गए थे। निशा जी, आपने तो देखा था ना, वो गाड़ी में ही बैठकर गए थे। तो फिर ये तुम्हारा दोस्त कपिल उर्फ अनुज, वो ये क्यों कह रहा है कि वो गाड़ी में बैठकर गए ही नहीं थे? तनवीर, आने वाले रमज़ान में हमारे और अम्मी के साथ इस बार तुम भी सारे रोज़े रखोगे।
पूरा नाम जानवी तिवारी है अब्बू। हमें अच्छी लगती है वो, लव है हमारा। हमने पूछा क्या है वो लड़की? वो सीधी सादी लड़की है, जानवी नाम है उसका, और क्या? मैंने पूछा क्या है वो लड़की, मजहब क्या है उसका? हिंदू है अब्बू। और आप ये ना भूलिए कि आपके अम्मी अब्बू को भी दिक्कत हुई थी, पर हमारे प्यार ने उन्हें जीत लिया। वो सलीम कितना अलग था जिससे हमने निकाह किया, जिसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। वो सलीम गलत था। शुक्र है हम बदल गए। आखिर हमसे कहां कमी पड़ गई? हमारी बात छोड़ो, तुम बस तनवीर को ये समझा देना कि वो किसी भी सूरत में एक हिंदू लड़की से निकाह नहीं कर सकता। आपके अब्बू ने भी आपसे यही कहा था और हमारी माँ ने भी ऐसा ही कुछ कहा था, लेकिन हम दोनों ने मिलकर बगावत की ना। लेकिन तनवीर बगावत नहीं करेगा, और हमको भी नहीं करनी चाहिए थी। हमें तो करनी ही नहीं चाहिए थी। कॉलेज में अलग ही सोच थी तुम्हारे अब्बू की, खुली सोच, कोई रोक टोक नहीं थी हम पर। लेकिन निकाह के बाद धीरे धीरे वो और कट्टर बनते गए, पर हमने भी अपने प्यार की खातिर उनकी सारी शर्तें मान ली। अपना सर ढके रखा, रोज़े रखे, नमाज पढ़ी, लेकिन फिर भी वो हमसे और दूर होते गए। कुछ ज्यादा ही अम्मी, इस हद तक कि क्या तनवीर? लेकिन अब्बू, जानवी के हिंदू होने से क्या फर्क पड़ता है? अम्मी भी तो हिंदू है। वो अब हिंदू नहीं है, वो अब निशा शेख है, मुसलमान। लेकिन आपने जब उनसे प्यार किया, उनसे निकाह किया, तब तो वो हिंदू थी ना। क्या थी वो मायने नहीं रखता, वो क्या है वो मत भूल। लेकिन क्या अम्मी भुला पाएंगी उनका पास्ट? अब्बू, आपके लिए उन्होंने अपना मजहब बदला है, लेकिन उनका अपना खुद का वजूद है, यादें हैं, रिश्ते हैं, रिवाज रिवायतें हैं। ये सब ऐसे ही एक झटके में बदल तो नहीं सकता ना अब्बू। और हम तो कहते हैं बदलना ही क्यों चाहिए? और बदलने से भी कुछ नहीं होता। तुम्हारी अम्मी का वजूद और उसकी बाकी सारी चीजें हमें बहुत भारी पड़ी हैं। तनवीर, ये सब कुछ हम तुम्हारे साथ नहीं होने देंगे, और इस बारे में और कोई बहस नहीं होगी। अगर वो लड़की इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हो भी जाती है तो भी तुम्हारा निकाह उसके साथ नहीं होगा। नहीं अब्बू, जानवी हिंदू ही रहेगी और हमारा निकाह भी होगा। और ये गुनाह होगा जो हमने किया था। तुम्हारी अम्मी हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, एक ऐसी गलती जिसकी वजह से हमारे अम्मी अब्बू की नाक पूरी बिरादरी में कट गई। वो आपको गलती कैसे कह सकते हैं अम्मी? आखिर बीवी है आप उनकी, अम्मी है हमारी। बस अब उनको जो कहना है कहें, लेकिन हमारी नजरों में ना ही आप गलती हैं, ना ही हम गलती हैं, और ना ही जानवी के साथ हमारा रिश्ता गलत है। किसी से प्यार करना, उससे निकाह करना, उसे खुश देखना गलत कैसे हो सकता है अम्मी? नंबर जा कहीं से भी मिला हो आरिफ, काम करना है या नहीं? हाँ, बाकी की सारी बातें मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगा। मेरा नाम अनुज है। अल्लाह हाफिज। पहुंचते ही SMS कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कपिल, अब्बू टैक्सी स्टैंड के लिए निकल गए हैं। हाँ, मुझे दिख रहे हैं, और अभी तक हमारा बंदा नुपुरगंज भी पहुंच गया होगा।
तनवीर वहां पर कोई टैक्सी नहीं थी यार, तेरे अबू फिर से घर की तरफ चलते हुए आ रहे। कपिल, कपिल तू कहीं जाके छुप जा, छुप जा कहीं छुप। अरे क्या हुआ, आप वापस आ गए? अरे टैक्सी नहीं मिली। अरे तुम कह रहे थे ना तुम हमें ड्रॉप कर दोगे, ड्रॉप कर दो चलो। अब्बू हम टैक्सी बुक कर देते हैं। हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम चल के हमें एयरपोर्ट ड्रॉप कर दो, और तुम हमें जबरदस्ती टैक्सी पे भेजना चाह रहे हो, हैं? माजरा क्या है? क्या चल क्या रहा है यहाँ हमारी पीठ पीछे? अभी जब हम घर लौट के आ रहे थे तो हमने देखा वो तुम्हारा नालायक दोस्त भागता हुआ यहाँ पर आया। कहाँ है वो? बुलाओ उसको। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? निशा, निशा तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ये यहां पे क्यों है? क्या कर रहा है यहां पे? इसी ने तुम्हें जानवी की तरफ धकेला है ना, है ना? अब्बू बेस्ट फ्रेंड है ये हमारा, और हम जानवी से प्यार करते हैं, उसमें सपोर्ट करता है ये हमारा, जैसे अम्मी करती है। लेकिन जिस तरह आपने अम्मी को इतने साल अपने हाथों में कठपुतली बनाकर रखा, हम जानवी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। इससे पहले कि तुम हमारी नाक काटो, हम तेरी गर्दन ही अलग कर देंगे। एहसान फरामोश। हमारे तनवीर और उसके दोस्त कपिल ने सिर्फ लाश ठिकाने लगाई है, कत्ल हमने किया है। अम्मी झूठ बोल रही है सर, हमें बचा रही है। अब्बू का कत्ल हमने किया है। क्या कमाल की टीम है माँ और बेटे की। पहले हमें घुमाने में साझेदारी, और अब गुनाह कबूल करने में भी साझेदारी। और निशा जी, अगर आपको इतनी ही घुटन हो रही थी तो आप तनवीर को लेकर अलग हो जाती, जी लेती अपनी आज़ादी की ज़िंदगी। कम से कम बात यहाँ तक तो नहीं पहुँचती ना। आज़ादी सिर्फ उनकी थी सर, चैन की सांस सिर्फ वो ले रहे थे। तो उनकी सांसें रोककर तुम अब चैन की सांस लोगे, है ना? उनकी नाक काटकर तुम्हारी नाक ऊंची हो गई, और अब जब जेल में सड़ोगे तो जानवी का सर तो फक्र से ऊपर उठ जाएगा कि मेरे प्यार के लिए क्या कुछ नहीं किया तनवीर ने। आपको बेशक अपने बेटे का साथ देना चाहिए था, लेकिन उसे सही रास्ता दिखाने के लिए। अब आपकी और आपके बेटे की एक और साझेदारी होगी अदालत के कटघरे में, और वहां पर वो तीसरा कपिल भी होगा, जिसके माँ बाप को शायद पता नहीं मालूम भी है कि नहीं कि दोस्ती निभाने के चक्कर में उसने अपने माँ बाप के अरमानों को गला घोट दिया है। तनवीर कम से कम मुझसे एक बार बात कर लेता, मैं समझाने की कोशिश करता सलीम को, वैसे ही जैसे अब्बू और अम्मी को समझाया था निशा को अपनाने के लिए। या अल्लाह, क्या कर दिया तनवीर ने। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.